जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की। सामाजिक विज्ञान का ही यह एक भाग है। जैसे जो सोशल साइंस है उसके ही सभी भाग हैं। सामाजिक विज्ञान का ही भाग जियोग्राफी है, सामाजिक विज्ञान का ही भाग इतिहास है और सामाजिक विज्ञान का ही भाग पॉलिटी है, यानी राजनीतिक शास्त्र है या राजनीतिक जीवन। आज हम जानेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल की है, यानी कि जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन फर्स्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन फर्स्ट ही क्यों है, क्यों नहीं केवल सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट लिखने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं दो होगा। तो ठीक ऐसे ही 6 में सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन फर्स्ट को पढ़ेंगे, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन सेकंड 7 में पढ़ेंगे और थर्ड 8 में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस तरह से कोई भी मूवी होती है और उसके पार्ट बन जाते हैं, जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, इसी तरह से इसके भी 3 एपिसोड हैं और इन तीनों एपिसोडों को यानी इन तीनों बुकों को हम लोगों को ध्यानपूर्वक गहनता से पढ़ना है और इसमें जो भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं उसे ग्रहण करना है। तो चलिए, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसके विषय सूची पर। इन विषय सूची में सबसे पहले आ जाते हैं आमुख। आमुख को भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आमुख को पढ़ते नहीं हैं और किताब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर से। यहाँ पे मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसा कि मान लीजिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के प्रति हमारी रुचि कैसे बढ़ेगी, इसके लिए सबसे पहले हम यह कर सकते हैं कि जिस प्रकार कोई मूवी मार्केट में आती है, तो मूवी मार्केट में आने से पहले वह 2 से 3 मिनट का ट्रेलर निकालती है और 2 से 3 मिनट का ट्रेलर देखने के बाद से हम 3 घंटे की मूवी बैठे-बैठे देख लेते हैं और बोरिंग फ़ील नहीं होता है, क्योंकि ट्रेलर में उस फ़िल्म के प्रति क्या होती है, रुचि हमारी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से हम कोई भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उसके जो शुरू में पेजेस दिए गए होते हैं, चाहे राइटर की जो थॉट होती हैं, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि किताब के अंदर की बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही कोरिलेट कर लेंगे। जैसे कि कोई भी किताब मनुष्य ही लिखेगा और हम भी मनुष्य हैं, लिखने वाला भी मनुष्य ही होगा। आज हम उसकी सोच को पहले ही पकड़ ले रहे हैं, तो आगे वह क्या लिखेगा, हो सकता है हमारी सोच भी उसके जैसी बन जाए और हम खुद सोच सकेंगे, हो सकता है आगे वह राइटर यही लिखेंगे। अब बात ये इस पे आते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम बता दें, एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी को लिखने के लिए कई राइटर लगते हैं। जैसे किसी में 8 राइटर मिल के लिखे होते हैं, कहीं 7, कहीं पे 10 राइटर मिल कर के एनसीईआरटी की बुकों को लिखे हैं। वह भी राइटर मामूली नहीं है, कोई किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है तो कोई किसी विभाग में है, और उन सभी लोगों की सोचों को मिलाकर, उन सभी राइटरों की, लेखकों की थॉट को मिला कर के एक इतनी सी पतली बुक में डाली गई है, तो कहीं न कहीं वह बुक बहुत ही बेशकीमती होगी। इसीलिए हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से जानकारियाँ हासिल कर सकें, या हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएँ घटती हैं, सब देखते तो हैं लेकिन हम उन्हें केयर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेंगे तो उन चीज़ों को केयर करने भी लगेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बुक को चालू करने से पहले मैं जो शुरू में विषय सूची दिया होता है, जो आमुख दिया है या उनकी विषय सूची है, या इस बुक का इस्तेमाल कैसे करें, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आमुख के बारे में। इसमें कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है वह बाहर के जीवन से जोड़िए,
जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो अपने आस-पास के उदाहरण दे कर के बच्चों को समझाइए कि देखो, तुम आज इस स्कूल में कॉपी में चाहे बुक में ये चीज़ें पढ़ रहे हो, बाहर ये चीज़ें घटित हो रही हैं। आज हम ये लोग पढ़ रहे हैं और तुम घर जा कर के केयर करना कि यह चीज़ रोज़ होती हैं। इस तरह से क्या करते हैं कि बच्चों के स्कूली जीवन को हम बाहर के जीवन से जोड़ते हैं। ठीक, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। यह जो सिद्धांत है बाहरी जीवन से जोड़ना, किताबी ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच में अंतराल बनाए हुए थी। क्या हुआ था? उसी अंतराल को हमें भरना है। बच्चा घर पे रहे तब भी सीखे, स्कूल में रहे तब भी सीखे। इन दोनों के बीच में जो अंतर पहले था, उसी अंतर को हमें गायब करना है एनसीईआरटी के माध्यम से। क्या होता था पहले कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता था वह वास्तविक रूप से वह देख नहीं पाता था। क्यों नहीं देख पाता था? कि स्कूल में उसको उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती थी। लेकिन हम स्कूल में उसको उस तरह की व्यावहारिक ज्ञान में जब उसको पढ़ाएँगे और जब वह घर पर भी आएगा और उसी ज्ञान को देखेगा, तो वह अपने आप को स्कूली शिक्षा और घर की या बाहरी शिक्षा को एक दूसरे से जोड़ पाएगा, और जब जोड़ लेगा तो उसके बीच का जो अंतराल है वह मिट जाएगा। तो एनसीईआरटी का यह ध्येय है कि जो यह हमारा सिद्धांत है वह उस किताबी ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है? नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास से हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल किया गया है। एनसीईआरटी इस बात पे कभी भी मतलब नहीं मानती है कि बच्चों को रटाया जाए या बच्चों को एकदम ऊपर थोपा जाए कि तुम यह रट लो। बच्चों को क्या करना है कि अच्छे ढंग से सिखाना है। एनसीईआरटी कह रही है, एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य वह कह रहा है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव एवं विचार करने का कितना अवसर देते हैं। यह टोटल डिपेंड करता है जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बच्चों के दिमाग में कोई रिएक्शन होता है, उनके मन में कोई सवाल आता है अपने अनुभवों को लेकर के। जब वह शेयर करना चाहता है टीचर से, तो टीचर उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, उसको अवसर नहीं देता है, जिसके वजह से बच्चा अपने सवाल को अपने अंदर ही दबा लेता है। ठीक ऐसा ही प्रोसेस वह अगले दिन भी करता है, फिर वैसा ही उसके साथ होता है, दबा लेता है, जिसके वजह से उसकी जो स्मृति शक्ति होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो उस तरह का हमें नहीं करना है। बच्चों को एक अवसर देना है ताकि बच्चे के मन में जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी सवाल आ रहा है, वह पूछें। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़े द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर पाएंगे। यदि हम बच्चे को आज़ादी दें, समय दें, अवसर दें, तो जो बच्चों को बड़ों द्वारा दी गई कुछ भी चीज़ें हैं, सूचना सामग्री है, बच्चे उससे आसानी से जुड़ सकेंगे, उससे जूझ सकेंगे और अपने माइंड को एक नए तरीके से बना सकेंगे। उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ सकेंगे, जो हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या होगा, बेहतर होगा। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है।
हम आजकल का ट्रेंड ये है कि पाठ्य पुस्तक को केवल एक परीक्षा का एकमात्र आधार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही चीज़ें पढ़ो, यही पेपर में लिखो, फिर तुम पास हो जाओगे, 100 में इतने नंबर लाओगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, जो धारणाएं हैं, वह बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पे दिया है कि हम क्या करें कि जो पाठ्य पुस्तक है उसको परीक्षा का एकमात्र आधार मानना क्या करें, जो हमारी प्रवृत्ति है उसे हटाना होगा। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरी भागीदारी माने और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। जैसे यदि यह नहीं कि आज बच्चा स्कूल में आया, जितना डोज हम भरे हैं उतना दे दें, फिर चला गया। सपोज फिर वह कल आया पढ़ने के लिए, हम इधर टीचर हैं, कुछ नहीं अपना पढ़े हैं, कुछ नई जानकारियां हासिल नहीं किए हैं, जो जानकारियां हमारे अंदर है उसी को एक बेहतर तरीके से बना करके फिर उस बच्चे को दे दिए। यानी कि दैनिक जो खुराक हम मान रहे हैं बच्चों को, उन्हें मानना हमें छोड़ना पड़ेगा। ये उद्देश्य स्कूलों की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। ये जो उद्देश्य हैं, स्कूल की दैनिक जिंदगी है, जो कार्यशैली है, उसमें काफ़ी फेरबदल की मांग कर रहे हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर में अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। जैसे जो शिक्षण के लिए नियत दिन दिए जाते हैं वह हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी, यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। यह जो पाठ्यपुस्तक है, यह जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक क्लास 6 की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनैतिक विज्ञान है, यह बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। उन्होंने बहुत ही एक सॉलिड कंटेंट बनाया है, एक शॉर्ट कंटेंट बनाया है, बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और एक इस तरह का मॉडल बनाया है जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें और उनके अंदर बोरियत फील ना हो। वह कोई भी लेसन जब पढ़ रहे हैं तो वह रुचि के साथ उस लेसन का स्टार्ट करें और रुचि के साथ ही उस लेसन का अंत करें और अच्छे तरीके से उस लेसन को सीख पाएं। ठीक है। यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार विमर्श और ऐसी गतिविधियों की प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यवहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। यदि व्यवहारिक अनुभव नहीं है तो हम इन जो भी इसमें गतिविधियां बताई गई हैं, चाहे जो भी दिया गया है प्रोसेस, उससे हम बच्चों को वंचित कर सकते हैं। इसीलिए व्यवहारिक अनुभव होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस किताब को प्रोफेसर हरि वासुदेवन और पाठ्य पुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार शारदा बालगोपालन है। जितने भी इनमें राइटर या जिन लोगों का इसमें योगदान है
उन सभी लोगों को यह एनसीईआरटी धन्यवाद कहना चाह रही है और कह रही है। ठीक है, तो हम लोग एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य था क्लास 6 के एनसीईआरटी में संक्षेप में दिया गया था, उसको हम लोगों ने जान लिया कि बच्चों को दैनिक खुराक नहीं मानना है। बच्चों को घर के जीवन और जो स्कूल की ज़िंदगी है और जो घर की ज़िंदगी है, उनके बीच जो अंतराल बना हुआ है, उस अंतराल को भरना है। अब हम चालू करते हैं भारत का संविधान में उद्देशिका, जो प्रस्तावना भी जिसे कहते हैं, प्रिएम्बल, वह हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम विषय सूची पढ़ेंगे। हो सकता है फिर उसके बाद इस बुक का इस्तेमाल पढ़ेंगे। संविधान की उद्देशिका में यही दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक, आराम से पढ़ रहा हूँ, आराम से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उद्देशिका में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे। जो हमारा 6 से लेकर के 12 तक का सफ़र है, इन सफ़र में हम इसमें जो जो शब्द दिए हुए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न, चाहे एक और शब्द था धर्मनिरपेक्ष, जिसके जगह पे पंथनिरपेक्ष आया, उस धर्मनिरपेक्षता की समझ में भी हम उसको समझेंगे। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय क्या है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता क्या है, वह सब में क्यों यह चीज़ें दिलाना चाहता है या लाना चाहता है, व्यक्ति की गरिमा को जानेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता से हम लोग परिचित होंगे। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान है उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया। तब से हम लोगों का देश जो बना, गणराज्य बना। अब इसमें आभार दिया गया है। आभार में जितने लोगों ने मिल कर के कंटेंट को जुटाया है, लिखा है, उन लोगों को एनसीईआरटी आभार प्रकट करती है। फिर अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ है किताब कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अब देखते हैं कि किताब का जो इस्तेमाल है वह कैसे करें। अब चलिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन ही क्यों। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो, क्रिटिकल अप्रोच उसमें क्या हो, इंक्लूड हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। इस नए विषय ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया। ठीक, पहले जो था नागरिक शास्त्र का ही हिस्सा था। तो नागरिक शास्त्र में क्या होता था कि उतनी जानकारियां नहीं थी, जो भी जानकारियां थी ठोस थी, बहुत मतलब एक दायरे में रहा करती थी। लेकिन उस दायरे को विस्तार करने की जरूरत पड़ी और उस विस्तार करने के लिए
ज़रूरत पड़ी तो उसी को विस्तार जब किया गया तो एक नया विषय उभरा जिसका नाम रखा गया सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के जो विभिन्न पहलुएं हैं वह सभी इसमें शामिल हैं। और लेखकों ने यह सोचा कि इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। एक होता है एनालिटिकल एनालिटिकल अप्रोच यानी कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, एक होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को शामिल करने का सोचा ताकि आलोचनात्मक दृष्टिकोण जब किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो वह नए चीज़ों को भी जान सकता है या नए चीज़ जानने की उत्सुकता उसके अंदर बनी रहती है। जैसे कि कोई चीज़ उसको बताइए, उसके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, तुलनात्मक दृष्टिकोण है, तो वह उन चीज़ों को उस जो मापदंड है उस पे वह परखेगा और फिर उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसको देखेगा कि वह रिजल्ट कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। अब देखिए सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन किस तरह से अलग है। अब तो ये जान गए कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन क्यों आया नागरिक शास्त्र की जगह पे, लेकिन सामाजिक और राजनैतिक जीवन किस तरह से अलग है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको समझते हैं। इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें 3 तत्वों का सम्मिश्रण है। कितने तत्वों का सम्मिश्रण है? 3 तत्वों का। पहला है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। इस विचार को केंद्र में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों तथा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हुए हों। यह इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बात बच्चों को सेंटर में रख कर के की जाती है। ठीक है, जो थॉट होता है उसको सेंटर में रख के की जाती है ताकि जो बच्चे कल्पना करते हैं या केस स्टडी के माध्यमों से या अभ्यासों के आधार पर बच्चे अपने अनुभव से जो जुड़ते हैं उन अनुभवों के माध्यम से बच्चों को इसमें सीखने को मिलता है। दूसरा है अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप से परिचय करवाना, यानी कंसेप्ट जो इसमें है बच्चों से इस रूप में परिचित करवाना ताकि उनकी समझ बने, न कि वे तथ्य एवं सूचनाओं तक ही सीमित रह जाएं। मतलब इसमें कंसेप्चुअल बात की गई है, फैक्चुअल बात नहीं की गई है। यानी कि कहा गया है कि ऐसा ना हो और तथ्यों और सूचनाओं तक ही सीमित रह जाएं और कंसेप्ट को न समझ पाएं। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे एक सूचनाओं की कटौती, पाठ और अभ्यास के बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं अंत में जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएं कम से कम रखी गई हैं। इसमें परिभाषाएं नहीं रखी गई हैं, इसमें ऐसे कंसेप्ट दिए गए हैं, उन कहानियों के माध्यम से बताया गया है ताकि बच्चा उस पढ़ने के बाद से खुद ही अपने अपना अलग अलग परिभाषा, अपना अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। बच्चे बाहर के तमाम अनुभव लेकर कक्षा में आते हैं, जाहिर सी बात है कि वह आएंगे ही। इस किताब में विषयों पर जिस तरह की चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपने समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है, इसके साथ यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों को बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों का प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है। देखिए कितना खास है एनसीईआरटी। जब हम पढ़ रहे हैं तो एकदम स्पष्ट वह फिगर हम लोगों के माइंड में बनता जा रहा है। यह किताब 4 इकाइयों में बांटी गई है। कितनी इकाइयों में बांटी गई है? क्लास 6 की जो पॉलिटी है 4 इकाइयों में।
ठीक है, जो विभिन्न कंसेप्टों पर प्रकाश डालती है। जो कई कंसेप्ट इसमें मिलेंगे, सब पे प्रकाश डालता है। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं आजीविका, ये 4 इकाई है। कौन-कौन सी इकाई है? पहला इकाई है विविधता, दूसरा इकाई है सरकार, तीसरा इकाई है स्थानीय सरकार और चौथा इकाई है प्रशासन एवं आजीविका। जब इन 4 इकाइयों को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त ही इनके बीच को रिलेट करेंगे, इनके बीच में एक तरह से संबंध लिंक करेंगे और पढ़ने के बाद से इन चारों इकाइयों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास मूवी का जो थर्ड पार्ट है उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है आसानी से हमारे माइंड में याद रहेगा। हर पाठ की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से इस एनसीईआरटी में किया गया है, उस चीज को समझा रहा है। प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होता है। 2 तत्व यानी कि 2 लेसन होते हैं। ठीक है, जिनके जरिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टडी करते समय हमारे अंदर 3 चीज़ें रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है एक्टिविटी। तो जो सबसे मेन है वह है इंटरेस्ट। जब हमारा किसी विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कितना हो भी अच्छा वह बुक रहे, हम उसमें से अधिक जानकारियाँ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होनी चाहिए। पहला तत्व है परिचयात्मक भाग, जो पूरे पाठ को एक संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है, यानी कि एक टेलर वाला ये भाग है। संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करता है। इस झलक को देखने में कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देता है। उनके जो अनुभव आज तक सीखे हैं उन अनुभवों के माध्यम से उसका उत्तर ढूंढने लगते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक तरह की रुचि पनप जाती है। फिर उस पाठ का वह अध्ययन करते हैं और वह देखते हैं कि मैंने तो यह सोचा था, लेखक ने यह लिखा भी है, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाता है। सेकंड देखते हैं, पाठ के बीच बीच में प्रश्न दिए गए हैं। जो पाठ के बीच बीच में है प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्न ऐसे बनाए गए हैं जिससे बच्चे के अंदर और भी रुचि बढ़ती जाएगी। यह रंगीन कलर में रंगे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे किताब पढ़ते वक्त जैसे लेखक को लगा है कि यह पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बच्चा भी क्लास 6 में है, उस पॉइंट को नहीं समझ पाएगा, तो उसको एक कोने में बॉक्स में दे दिया है। चाहे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको कोने में दे करके अच्छे से समझाया है और पाठ के अंत में उसने अभ्यास दिया है ताकि बच्चे पूरा पढ़ने के बाद से उस अभ्यास को करें और अंदाज़ा लगा पाएँ कि हम लोगों ने अंदर की चीज़ें कितनी गहराई से पढ़ी हैं और कहानी के माध्यम से समझाया है। और इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देख कर के हमारे अंदर आसानी से फिगर उभरता है। ठीक है, देखिए छवियों का उपयोग किया गया है। भाषा में जेंडर संवेदनशीलता, इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठकों में केवल स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया गया है। जैसे यह वाक्य देखिए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, यानी कि सेंटर इसमें लड़कियों को माना गया है, लड़कियों को बढ़ावा दिया गया है। लड़कियों को क्यों बढ़ावा दिया गया है? क्योंकि हमारे समाज में एक ट्रेंड चलता है कि लड़का हुआ तो चर्चा और लड़की हुई तो खर्चा। उस ट्रेंड को मिटाने के लिए, जो यह हम लोगों में भेद है उसको मिटाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सरकारें हैं वह भी योजनाएं बहुत तरह की निकालती हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे स्कीम निकलता है जिससे बच्चियां क्या हैं, मुख्य धारा से जुड़ सकें, अपने आप को असहज न महसूस करें, पुरुष के समकक्ष कंधा से कंधा मिला कर के आगे चल सकें। इसीलिए इसमें ज़्यादा प्राथमिकता स्त्रियों को दी गई हैं। अन्य साधनों का उपयोग भी किया गया है, जैसे पोस्टर वोस्टर का उपयोग इसमें किया गया है।
अब हम आ जाते हैं अपने विषय सूची के बारे में, जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले इकाई 1 में विविधता है। 4 इकाई में बांटा गया था। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं आजीविका में। तो विविधता में 2 लेसन है, विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव। दूसरा इकाई में है सरकार। सरकार में 2 लेसन है, सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तीसरा इकाई है स्थानीय सरकार और प्रशासन। इसमें 3 अध्याय हैं। पहला है पंचायती राज, दूसरा है गांव का प्रशासन, तीसरा है नगर प्रशासन। फिर चौथा इकाई है आजीविका। आजीविका में 2 लेसन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और शहरी क्षेत्रों में आजीविका। तो बस इतना ही है। नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 भारतीय संविधान में भाग 4 है मूल कर्तव्य। उन मूल कर्तव्य 11 कर्तव्य हैं। इन 11 कर्तव्य को आप लोग ध्यान से बुक में पढ़ लीजिएगा, या हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मूल कर्तव्य पे बात करूं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।